मेरा नाम स्नेहा है। मैं 5 साल की थी जब मेरे पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। दरअसल मैं एक ऐसी बच्ची थी जिसे बचपन से ही उसके माता पिता का प्यार नहीं मिला था। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। 5 साल की हुई तो एक एक्सीडेंट में मेरे पापा की मौत हो गई। मेरे पापा की मौत के 1 साल बाद मेरी मम्मी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उनको भरी जवानी में विधवा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनकी बेटी का साथ है, उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि मेरी मम्मी दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, मगर उनके रिश्तेदारों ने उनको दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद मेरी मम्मी की शादी हो गई थी। उनकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो अमीर था और उन्हें बहुत खुश रख सकता था। हालांकि मेरे सगे पिता एक मिडिल क्लास इंसान थे। उन्होंने मेरी मम्मी को मिडिल क्लास ही जिंदगी दी थी। मेरी मम्मी की जिस इंसान के साथ शादी हुई थी उसके पास पहले से ही अपनी एक बेटी और एक बेटा था। उनको भी अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए माँ की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने मेरी मम्मी के साथ दूसरी शादी कर ली। इस तरह मेरी मम्मी की ज़िंदगी अपने पति के साथ अच्छी गुजरने लगी थी। मेरी मम्मी मुझे अपने पति के घर लेकर चली गई थी। मैं उन लोगों के साथ लगभग 1 महीना रही थी। फिर ना जाने मेरे सौतेले पिता और मेरी मम्मी के बीच ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फैसला किया कि वह मुझे पढ़ने के लिए विदेश भेज देंगे। इस तरह मैं विदेश गई थी और फिर मैंने बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र वहाँ पर पूरा किया था। शायद मेरी मम्मी ने अपने दूसरे पति के कहने पर मुझे खुद से दूर कर दिया था। वह इंसान जैसा भी था, मैंने उस इंसान को अपना पिता एक्सेप्ट कर लिया था। मैं उनको पापा कहकर ही बुलाती थी। मैं उनसे काफ़ी समय तक दूर रही थी, इसलिए उनका नेचर नहीं जान पाई थी कि मेरे दूसरे पापा नेचर वाइज कैसे हैं। वह खुद ही मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा रहे थे। फिर जब मैं जवान हुई और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो मैंने इंडिया आने का फैसला किया। अब मैं चाहती थी कि अपने पेरेंट्स के पास रहूं। मेरी मम्मी भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, क्योंकि 6 साल की उम्र से 21 साल तक मैं अपनी मम्मी से दूर रही। मेरी उनसे सिर्फ फ़ोन पर ही बात होती थी। उसके बाद मैं जब यहाँ इंडिया अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए आई तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। मैंने नई दुनिया में कदम रखा है। अब मैं इन लोगों के साथ ही रहने लगी थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो इंडिया के ही थे और लगभग 1 साल तक मैंने इंडिया में कुछ और नए दोस्त भी बनाए थे, और कुछ वो लोग भी थे जो मेरे साथ पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया आए थे और मेरे ही शहर में रहते थे। उन लोगों से भी मेरी मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मैं किसी रिश्ते को तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी। मेरे साथ मेरे दोस्त ही ज़्यादा रहे थे, इसलिए मुझे दोस्त बनाने का बहुत शौक था। मुझे यहाँ आए हुए और अपनी फैमिली के साथ रहते हुए 1 साल हो गया था। धीरे धीरे मैं सबका नेचर अच्छी तरह से जान गई थी। अपनी सौतेली बहन और भाई को भी जान गई थी। वो लोग मेरे साथ ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे, मगर हाँ, इतना था कि वह मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया करते थे। एक रात मेरी एक दोस्त का बर्थडे था। मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जाना चाहती थी। मैं दिन में तो जहाँ भी जाती अपनी मम्मी से परमिशन लेती थी, क्योंकि सुना था कि इंडिया में लड़कियों को रात को घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए और अपने पेरेंट्स की विदाउट परमिशन भी नहीं जाना चाहिए। मैंने अपनी मम्मी और पापा दोनों से ही अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगी थी। मेरी मम्मी ने तो मुझे वहाँ जाने के लिए परमिशन दे दी थी, लेकिन पापा ने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। इस बात पर तो मैं नाराज़ हो गई थी, क्योंकि मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा था और बर्थडे भी मेरी बहुत खास फ्रेंड की थी, इसलिए मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी था। मैं इन लोगों से कोई बहस तो नहीं करना चाहती थी, मगर अपने पापा से नाराज़ होकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। तभी अचानक मेरे एक फ्रेंड की कॉल आती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले 1 साल से यहाँ इंडिया में मेरी एक नई दोस्त बनी थी, जिसका नाम आंचल था। उसका एक भाई था विहान। उससे भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शायद दोस्ती से बढ़कर भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वह मुझे पसंद करने लगा था और मन ही मन मैं भी उसको चाहने लगी थी। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था और मैं आंचल की ही बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी। मैं कमरे में जैसे ही गई तो थोड़ी ही देर के बाद विहान की मेरे पास कॉल आई थी और उसने कहा था कि तुम बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आ रही हो। मैंने उसे बताया कि मेरे सौतेले पिता ने मुझे पार्टी में आने से मना कर दिया है।
इस समय मैं अपने कमरे में हूं तो वह कहने लगा, मगर तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। आंचल तुम्हें याद कर रही है। उसका कहना है कि वह तुम्हारे बिना केक कट नहीं करेगी और मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। प्लीज़ आ जाओ ना। वह मुझसे पार्टी में चलने की जिद करने लगा। फिर उसने मुझसे कहा कि प्लीज़ यार, बर्थडे पार्टी में चलो। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि थोड़ी देर तक अपने पेरेंट्स के सोने का इंतज़ार करो, और जब तुम्हारे घर में सब लोग सो जाएं तो तुम खामोशी से घर से बाहर निकल कर आना। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद तुम्हें खामोशी से यहाँ पर छोड़ भी जाऊंगा। मुझे उसका यह आइडिया अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। जब घर में सब लोग सो गए तो मैं चुपके से दरवाज़ा खोलकर उसकी बाइक पर बैठकर आंचल की बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के लिए चली गई थी। पार्टी खत्म होने में शायद पूरी रात हो गई थी और मुझे यही लगता था कि मेरे बारे में घर में किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं जब तक नहीं आई थी, जब तक पार्टी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह जब मैं घर आई तो अपने कमरे में आकर सो गई थी। एक बार मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब वहाँ मेरे पास मेरी सौतेली बहन और मेरी मम्मी मेरे पास आई। हम तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे। मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं कि बेटा, अगले महीने तुम 22 साल की हो जाओगी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो हमें बता दो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पिता से तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगी। मम्मी ने मुझसे मेरी पसंद पूछी तो मैंने मम्मी को विहान के बारे में बता दिया था कि मैं अपनी दोस्त के भाई विहान को पसंद करती हूँ। वह भी मुझे पसंद करता है। अगर आप मेरी शादी कराना चाहती हो तो पिताजी को मेरे और विहान के बारे में बता देना, क्योंकि मैं विहान के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। यह बात सुनकर मेरी मम्मी को खुशी हुई थी कि मैंने उनको अपने बारे में बता दिया। उनसे कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि यह तो मैं जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हम दोनों की शादी भी होनी चाहिए। शायद हमारी सारी बातें मेरे सौतेले पिता दरवाजे के पास खड़े हुए सुन रहे थे। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मम्मी ने भी शायद पिताजी को मेरे और विहान के बारे में सब बता दिया होगा। विहान ने भी अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दिया था। ये खुशखबरी सुनकर तो मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। इस खुशी को एंजॉय करने के लिए वह मुझे अपने साथ एक बड़े से होटल में ले गया था, और वहां जाकर इस खुशी को मैंने और विहान ने सेलिब्रेट किया था। मैं बहुत खुश थी। विहान ने कहा था कि वह जल्द ही अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज देगा। यह बात जब मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी ने कहा था कि यह तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर उसके पेरेंट्स हमसे खुद अपनी तरफ से बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले हफ्ते विहान के पेरेंट्स हमारे घर आने वाले थे, लेकिन एक ही दिन गुजरा था जब अगले दिन मैं गार्डन में टहल रही थी और मैंने देखा कि मेरे पिता गार्डन में कोई बड़ा सा बॉक्स लेकर जा रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और कहने लगे कि स्नेहा, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मुझे तहखाने में ये बॉक्स रखना है। ये बॉक्स कैसा था और इसके अंदर कैसा सामान था ये तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मगर मैं उनकी मदद कर देती हूँ। ये बॉक्स बहुत भारी हो रहा था। इसको उठाने से मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, इसलिए पिताजी ने मुझे इसे उठाने के लिए बोला है। फिलहाल वह बॉक्स लेकर हम लोग तहखाने की तरफ जाने लगे थे, और फिर जब हम लोग तहखाने में पूरी तरह से पहुंच गए तो थोड़ी देर के लिए मैंने पिता से उस बॉक्स को वहीं रखने के लिए कहा था, क्योंकि मैं भी इतना वजन उठाकर अब थक गई थी। मुझे खुलकर सांस लेनी थी। 20-25 सेकंड रिलैक्स करने के बाद मैंने और पिताजी ने फिर से उस बॉक्स को उठाया और हम दोनों अंदर की तरफ जाने लगे। तहखाने में अंदर जाने की साइड पर एक दरवाज़ा बना हुआ था। इस दरवाजे के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी। यह देखकर तो मैं हैरान रह गई थी, मगर मैंने इस बारे में पिताजी से कुछ भी नहीं कहा था। मैं खामोश थी और पिताजी के साथ उस कमरे के अंदर वह बॉक्स लेकर चली गई थी। जैसे ही मैंने और पिताजी ने मिलकर उस बॉक्स को ज़मीन पर रखा, इतने में मैं अपने बाल चेहरे से हटाने लगी। अभी लगभग 10 सेकंड ही गुजरे होंगे। मैंने देखा कि पिताजी बॉक्स रखते ही वहां से जाने लगे थे और उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा झट से बंद कर दिया। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि पिताजी मुझे यहाँ बंद करके कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं कुछ सोचने समझने काबिल ना थी। फौरन ही मैं दरवाजे की तरफ भागी। उन्होंने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। यह देखकर मैं बहुत डर गई थी।
मैं जोर जोर से दरवाज़ा बजा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर पिताजी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। वह दरवाज़ा आधा शीशे का बना हुआ था। मैं उनको वहां से जाता हुआ देख रही थी। मेरे लाख चिल्लाने के बावजूद भी वह मुझे ज़बरदस्ती वहां पर छोड़कर चले गए थे। इतना तो मैं समझ गई थी कि उन्होंने मुझे जानबूझकर इस कमरे में बंद किया है और वहां से ऊपर चले गए थे। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा तो मुझे दरवाजे की तरफ एक सिक्योरिटी लॉक नज़र आया था। मैंने उस सिक्योरिटी लॉक को खोलना शुरू किया, क्योंकि मैं कोड तो नहीं जानती थी। जो नंबर्स मेरे दिमाग में आए वो सारे ही नंबर मैंने उस पर डालने शुरू कर दिए। मेरे उल्टे सीधे नंबर डालने की वजह से वहां की लाइट अचानक बंद हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है। अंधेरे की वजह से मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। शायद यहाँ से मेरी आवाज कोई नहीं सुन सकता था, इसलिए मेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। मैं एक तरफ कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद फिर से मैं उठी और मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। यही सोचा कि शायद कोई मेरी आवाज सुन ले और मुझे यहाँ से निकाल ले, क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद थी उस जगह के ऊपर ही मेरे पिता का स्टडी रूम बना हुआ था। उस कमरे तक शायद मेरी आवाज जा रही थी और वहां पर पिताजी मौजूद थे, क्योंकि उस कमरे से भी तहखाने का एक रास्ता था। पिताजी ने मेरी आवाज सुनकर कमरे के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे मेरी आवाज उस कमरे में जानी बंद हो गई थी। वह नहीं चाहते थे कि इस तहखाने से मेरी आवाज बाहर जाए। वह मेरे पिता का पर्सनल स्टडी रूम था। उस कमरे में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। थोड़ी देर इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद मेरे हाथ एक टॉर्च लग गई थी। वह टॉर्च मैंने जलाई तो कमरे के अंदर थोड़ी सी रोशनी हुई थी, जिससे मेरी जान में जान आई थी। काफी देर तक मैं रोती रही और अपने आप को संभालने की कोशिश करती रही, मगर जैसे ही मेरी नज़र उस बॉक्स पर गई जिसको मैं और पिताजी मिलकर इस कमरे तक लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। इस बॉक्स में आखिर क्या है? लेकिन जैसे ही मैंने इस बॉक्स को खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर मेरा सारा ज़रूरत का सामान था। मेरे कपड़े, मेरी टॉवेल, थोड़ा सा खाने पीने का सामान, मेरा टेडी बियर, मेरी फेवरेट बुक्स और मेरी ज्वेलरी वगैरह। मैं इस तहखाने के अंदर अपना दम घुटता हुआ महसूस कर रही थी। उधर मेरे लिए मेरी मम्मी बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर मैं कहाँ चली गई, क्योंकि यह बात तो वह भी बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं रात के समय घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी या तो मैं माँ पिता से छुपकर ही निकलती थी या फिर उनसे परमिशन लेकर निकलती थी। लेकिन रात का काफ़ी टाइम हो गया था। जब उन्होंने मुझे घर में नहीं देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मेरे सौतेले पिता के दोनों बच्चों से भी उन्होंने मेरे बारे में पूछा था, मगर वह भी कुछ नहीं जानते थे। फिर उन्होंने मेरे नंबर पर कॉल की, मगर मेरा मोबाइल, जो कि मेरे पास उस समय नहीं था, मैं उसे अपने कमरे में छोड़ आई थी। उन्होंने मेरा मोबाइल वहां से लेकर मेरे मोबाइल में जितने भी मेरे फ्रेंड्स के नंबर थे उन सबको कॉल करके मेरे बारे में पूछा था, लेकिन मैं उनके साथ होती तभी तो वह मेरे बारे में उनको कुछ बताते। 2-3 दिन मुझे इस तहखाने के अंदर इसी तरह से गुजर गए थे। कब धूप निकल रही थी और कब रात हो रही थी मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि इस तहखाने के अंदर तो मुझे किसी भी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था सिवाय डर के। और मेरी माँ को भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। हार कर मेरी माँ पुलिस में मेरी गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। पुलिस वाले भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। वो लोग हर जगह मुझे तलाश करने की कोशिश करते हैं, मगर जब मैं उन्हें नहीं मिलती तो वह मेरे माता पिता को यही सहारा देते हैं कि हमें कुछ दिन और आपकी बेटी के घर लौटने का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही उसे कहीं और तलाश करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ चली गई हो और आपको इस बारे में कुछ पता नहीं हो। मगर मेरी मम्मी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं विहान के अलावा किसी को पसंद नहीं करती थी। हालांकि पुलिस विहान के घर में पहले से ही सारी जांच पड़ताल कर चुकी थी। फिर पुलिस ने मेरे घर वालों को तसल्ली दी थी कि शायद आपकी बेटी कुछ दिन के बाद आपसे खुद ही कांटेक्ट करें। जबकि कुछ दिन गुजरने के बाद सौतेले पिता राजीव तहखाने में मुझसे मिलने के लिए आए तो मुझे राजीव के आने की आहट होने लगी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैंने उनके ऊपर हमला कर दिया
और कहा कि आपने मुझे यहाँ पर बंद क्यों किया है। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब मैं बाहर के मेन दरवाजे की तरफ आई तो यह देखकर फिर से मैं घबरा गई थी कि राजीव ने घर के मेन दरवाजे पर भी सिक्योरिटी लॉक लगवाया हुआ था, जो बाहर जाने के लिए पासवर्ड मांग रहा था। मैं यहाँ पर भी उल्टे सीधे बटन दबाकर कार्ड डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी कि इतनी ही देर में राजीव को मुझ पर गुस्सा आ गया और वह मेरे करीब आए। पीछे से उन्होंने मेरे जोर से बाल पकड़ लिए। वह मुझे छेड़ते हुए दोबारा से इस कमरे में ले गए और वहां ले जाने के बाद वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं उनसे भागने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नाकामयाब रही। उन्होंने मेरे साथ गलत संबंध बनाए। ऐसा उन्हें मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी थी। मैं रो रो कर उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह मेरे साथ ऐसा ना करें, मगर उन पर तो जैसे किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इस बात से मुझे बेहद दुख हुआ था कि मैं उनकी सौतेली बेटी ही तो थी। मुझे समझ नहीं आया था कि मेरे पिता मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी जिंदगी अब इसी तरह से गुजर रही थी। यही तहखाना मेरी दुनिया थी। यही मेरा दिन निकलता था और यही मेरा दिन ढलता था। इसी तरह मुझे इस तहखाने में रहते रहते लगभग 15 दिन गुजर गए थे और आज मेरा बर्थडे था। मैं पूरे 22 साल की होने वाली थी। मैंने देखा कि मेरे सौतेले पिता मेरे लिए केक लेकर आए थे, मगर मैं एक तरफ अपने हाथों से खुद को समेटे हुए बैठी थी। मुझे उनको देखकर डर लगने लगा था। मैं उनकी कैद में थी। वह मुझसे जैसा जैसा कहते मुझे वैसा ही करना पड़ता था। मैं राजीव के आगे रोने लगी और कहने लगी कि आखिर आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? आपने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा हुआ है और क्यों आप मेरे साथ गलत करते हो? उन्होंने मुझसे वादा किया कि अगर मैं उनकी बात मानती रही तो वह मुझे जल्द ही यहाँ से निकाल देंगे। बर्थडे की नाइट राजीव मेरे लिए बर्थडे केक लेकर आए थे। मैं केक कट करना नहीं चाहती थी, मगर ज़बरदस्ती उन्होंने मुझसे केक कट करवाया था। मेरे ऊपर अपनी मर्जी चलाने से उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। उस रात फिर से मेरे साथ राजीव ज़बरदस्ती करने लगे और मैं कुछ न कर सकी। उधर मेरी माँ और मेरी सौतेली बहन भाई मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें मेरा कोई नामो निशान नहीं मिल रहा होता है। तो वो लोग ये समझ रही होती है कि अगर मैं कहीं भाग गई हूँ तो कहाँ भागी हूँ, और अगर मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है तो क्यों किया है। इतना टाइम हो गया, उन्हें मेरे बारे में कोई क्लू क्यों नहीं मिलता था। माँ पिता से हमेशा मेरे बारे में शिकायत करती रहती थी कि मेरी बेटी ही मिल नहीं रही है। प्लीज मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ निकालो। मैं जानती हूँ कि वह किसी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। राजीव ने उनसे कहा था कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है, जरूर वह किसी लड़के के अफेयर में है। वैसे भी उसने तुम्हें बताया तो था कि वह किसी लड़की से प्यार करती है, जरूर वह उसके साथ भाग गई होगी। तो माँ कहने लगी, मगर पुलिस ने उसके घर जाकर सारी जांच पड़ताल कर ली है। अगर ऐसी कोई बात होती तो पुलिस हमें जरूर बताती। ना जाने क्यों मेरी माँ का दिल इस बात के लिए नहीं मानता था। माँ को यही लगता था कि उनकी बेटी किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। वो जानती थी कि उनकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी, मगर वो किसी के साथ इस तरह अपने पेरेंट्स की इज्जत रौंदकर घर से नहीं भाग सकती। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। राजीव इस तहखाने में मेरे लिए टीवी और घड़ी लेकर आए थे। यहाँ तो मैं जब से आई थी जैसे बाकी की चीजों को भूल ही गई थी। मुझे तो यहाँ रहते समय कभी पता ही नहीं चलता था। इस तहखाने में जो सामान रखा हुआ था मैं इसी से अपना गुजारा किया करती थी। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि यहाँ पर मेरा टाइम पास नहीं होता, इसके लिए मुझे टीवी ला दीजिए, और मुझे समय का भी पता नहीं चलता, मुझे घड़ी भी लाकर दे दीजिए। उन्होंने मेरी इन दोनों डिमांड्स को पूरी कर दिया था। यहाँ वैसे तो ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। फ्रिज में खाने पीने का सामान भी भरा हुआ था, क्योंकि जब जब राजीव आते थे ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान लेकर आ जाया करते थे। इस फ्रिज में मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक के केन भी रखे हुए थे। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और उसके खाली केन से एक हथियार बनाया था। ये धारदार हथियार था ताकि इस हथियार से मैं अपने पिता पर हमला कर सकूं। उस दिन वह जालिम आदमी वहां पर आया तो मैंने उन्हें शीशे से देख लिया था। वह दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े हुए थे। मुझे बिल्कुल सीधा खड़े हुए देखकर शायद उन्हें थोड़ा सा मुझ पर शक हो गया था कि मैं कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली हूँ। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वह मेरे पास आते हैं, मैंने फौरन ही अपने हथियार से उन पर हमला कर दिया था। लेकिन वह बड़े ही शातिर थे, इस हमले को पहले ही भांप चुके थे, इसलिए वह मुझसे बच गए थे। मगर फिर मेरा अंजाम बहुत बुरा हुआ था।
उन्होंने मुझे बड़ी बेरहमी से मारा था। मैं उनसे कह रही थी कि वह मुझे छोड़ दे, मुझे माफ़ कर दे, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उधर मेरा दोस्त विहान मेरे लिए बहुत परेशान होता था कि अचानक मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। मैं तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और उससे प्यार भी करती थी। मेरा काफ़ी लंबे समय से उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो सका था। एक दिन वह मेरे घर पर आ गया था और उसने पिता से मेरे बारे में पूछा था कि स्नेहा कहाँ है। काफ़ी दिनों से वह दिखाई नहीं दे रही। तब पिताजी ने उसे टालने की कोशिश की थी कि मैं कुछ नहीं जानता कि वह कहाँ चली गई। वह अपना मुंह लटकाकर वहां से चला गया था और इसी तरह धीरे धीरे मुझे इस तहखाने में लगभग 1 साल हो गया था और मैं इस तहखाने के अंदर बंद रह रहकर ही अपनी जिंदगी को गुजार रही थी। मैं यहाँ रहती तो यहाँ पर अपने लिए सारे कामकाज करती थी, यहाँ की साफ सफाई भी करती थी और अपने लिए खाना भी बनाया करती थी और अकेली ही बैठकर खाना खाती थी। मुझे सबकी बहुत याद आती थी। सबसे ज्यादा मुझे अपनी मम्मी और बहन की याद आया करती थी। 1 साल गुजरने के बाद मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी और मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। यहाँ तक कि इस बच्ची को भी जन्म मैंने इसी तहखाने के अंदर दे दिया था। यहाँ पर रहते हुए मुझे अपनी बच्ची की अकेले ही परवरिश करनी पड़ती थी। अब इस कड़े वक्त से गुजरने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है कि मुझे इस तहखाने से किसी भी तरह बाहर निकलना है। मगर यहाँ से निकलने के लिए तो मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वक्त फिर से अपनी रफ्तार के साथ चलता चला जा रहा था और फिर धीरे धीरे मुझे यहाँ पर रहते हुए 5 साल गुजर गए थे और एक बार फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। वैसे तो जब से मेरी पहली बेटी ने जन्म लिया था, मुझे यहाँ रहने के लिए दूसरा साथी मिल गया था और इस बार मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। अब मेरे इसी तहखाने के अंदर 2 बच्चे हो गए थे और इन दोनों के साथ मैं रहती थी। मैं इनसे बहुत प्यार करती थी। इन लोगों ने आंख खुलते ही सिर्फ मुझे देखा था। अगर यह कभी कभी किसी को अपनी आंखों से देखते तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे सौतेले पिता थे, जिनको वो बच्चे अपने पिता मानते थे। उधर 5 साल बाद भी विहान मेरे लिए इसी तरह से परेशान रहता था और हर दिन उसे मेरी तलाश रहती थी। वो बड़ी बेसब्री के साथ मुझसे मिलना चाहता था। उसे यही आस थी कि मैं कभी ना कभी तो अपने घर जरूर आऊंगी, इसलिए वह हर रोज मेरे घर के दरवाजे पर आ जाता था। एक दिन विहान का सामना मेरी सौतेली बहन से हो गया था। उसने उससे मेरे बारे में पूछा था तो उसने भी मेरे बारे में विहान को यही बताया था कि स्नेहा तो पिछले कई सालों से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं चला। विहान ने मेरी सौतेली बहन से कहा था कि मैं पिछली बार जब यहाँ पर आया था और मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि स्नेहा का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और वह उसी लड़के के साथ भाग गई है। यह बात सुनकर तो मेरी सौतेली बहन चौंक गई थी, क्योंकि उसने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। मेरी सौतेली बहन को धीरे धीरे अपने पिता पर शक हो गया था। उसे यही लगता था कि शायद उसके ही पिता ने मुझे कहीं छुपा दिया है, क्योंकि बचपन से ही वह मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तभी तो उन्होंने मुझे अपनी शादी के बाद मेरी मम्मी से लड़ झगड़कर विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया था, ताकि मैं वहां पढ़ने जाऊंगी और वहीं पर ही रहूंगी। और यही वजह थी कि वह मुझे ढूंढने में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। लेकिन मेरी मम्मी किसी भी तरह मेरी तलाश करना चाहती थी। उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए काफी कोशिश की थी। अब की बार उन्होंने मुझे तलाश करने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर करना चाहा था। लेकिन मेरे पिताजी, जो कि एक बड़े ही खतरनाक इंसान हैं, वह भला यह कैसे चाह सकते थे कि उनकी हकीकत दुनिया वालों के सामने खुलकर आ जाए। वह ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई भी डिटेक्टिव या ऑफिसर मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन करें। इस बात पर मेरे माता पिता दोनों में बहुत झगड़ा हो गया था, क्योंकि मेरी माँ को पिता से हमेशा से ही यही शिकायत थी कि तुम मेरी बेटी को तलाश करने में मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। माँ तो पिताजी से नाराज होकर अपने कमरे में चली गई थी। पिताजी भी उनके पीछे पीछे ही चले गए थे। जिस दौरान माँ पिताजी का झगड़ा हॉल में हो रहा था, उसी दौरान वहां पर मेरी सौतेली बहन दीप्ति मौजूद थी। उसने उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखा था। जब पिता सोफे से उठकर माँ के पीछे पीछे चले गए थे तो दीप्ति ने देखा था कि पिताजी की जेब से चाबियों का गुच्छा निकलकर सोफे पर ही रह गया था, और यह चाबियां तो उसी दरवाजे की थीं जो तहखाना था। दीप्ति ने उसी समय वह चाबियां उठाई
और वह उनको लेकर वहां से तहखाने में आने के लिए निकल पड़ी थी। जब दीप्ति तहखाने में आई तो उसने देखा कि बाहर तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। दीप्ति अभी सारा सामान चेक कर ही रही थी कि इतनी ही देर में पिताजी तहखाने के अंदर आ गए थे। दीप्ति को यह नहीं पता था कि इसी तहखाने में खुफिया कमरा बना हुआ है जिसमें मैं अपनी जिंदगी गुजार रही थी। पिताजी ने उसे वहां पर देखा तो वह बहुत घबरा गई थी और उसे वहां से जाने के लिए कहा था। वह पिताजी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी क्योंकि वह भी बचपन से ही उनसे बहुत डरती थी, इसलिए वह खामोशी से वहां से निकलकर चली गई थी। 2 साल और गुजरे थे कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बार मैं बहुत परेशानी हुई थी क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा था और एक बार फिर से मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। इस तरह मेरे पास एक बेटी और 2 बेटे हो गए थे, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं इस बच्चे की परवरिश नहीं करूंगी। इस बच्चे के जरिए मैं अपनी माँ को यह मैसेज पहुंचा दूंगी कि मैं इस तहखाने में बंद हूँ। वह प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दे। ऐसा करने के लिए मुझे बड़ी प्लानिंग के मुताबिक चलना था क्योंकि मेरे पिता बहुत ही चालाक थे। वह जब मेरे पास आए तो मैंने उनसे प्यार भरी बातें करनी शुरू कर दी ताकि वह मेरी बातों में आसानी से आ सके। मैंने राजीव से कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा यहाँ इस अंधेरे में बड़ा हो। पहले ही 2 बच्चों को मैं इस अंधेरे भरी दुनिया में पा चुकी हूँ, मगर आप इस बच्चे पर रहम करो, इसे यहाँ से निकाल दो। मैं चाहती हूँ कि आप इसे बड़ा करें। राजीव मेरी बात सुनकर चौंक गए थे और कहने लगे कि मैं हरगिज भी ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कहा, राजीव प्लीज इस बच्चे को इस घुटन भरी जगह से निकालकर मेरी माँ के पास ले जाऊं, वह इस बच्चे की परवरिश कर लेंगी। न जाने राजीव के दिमाग में उस समय क्या आइडिया आया था। वह मेरे बेटे को उठाकर बाहर ले आए थे। शायद अब की बार भी वह अपनी चालाकी इस्तेमाल करना चाहते थे, मगर उनकी चालाकी इस्तेमाल होने से पहले ही मैंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। वह मेरे बच्चे को जिस बास्केट में लेकर गए थे वह बास्केट उन्होंने घर के दरवाजे के बाहर रख दी थी। दरअसल राजीव ने बाहर जाने से पहले मुझसे एक नोट लिखवाया था। वह नोट मेरी माँ के लिए था। उस नोट में मैंने लिखा था कि यह बच्चा मेरा है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं इस बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज आप मेरे बेटे को अडॉप्ट कर लेना और इसकी परवरिश अच्छे तरीके से करना। मेरी माँ मेरा वह नोट पढ़कर बहुत रोई थी। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और उन्होंने झट से मेरे बच्चे को बास्केट से निकालकर गोद में ले लिया था। उसे ढेर सारा प्यार भी किया था और वह फैसला कर लेती है कि वह मेरे बच्चे की परवरिश करेगी। वह नोट तो जैसे तैसे मेरी माँ को मिल गया था जो राजीव ने मुझसे लिखवाया था, मगर राजीव यह नहीं जानते थे कि इस नोट के अलावा भी मैंने एक और नोट लिखा था जो मैंने बच्चे के नीचे रख दिया था। माँ बच्चा गोद में उठाकर घर के अंदर चली गई थी। माँ वह नोट ना देख सकी थी। मेरी किस्मत खराब थी। वह दूसरा वाला नोट राजीव को बास्केट के अंदर दिख गया था। जब वह उस बास्केट को दरवाजे से हटाने जा रहे थे, राजीव ने वह नोट उठाया और उसे पढ़ने लगे। उस पर मैंने लिखा था कि माँ पिताजी ने मुझे घर के तहखाने में किडनैप करके रखा हुआ है। प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप ही मुझे बचा सकती हैं। यह नोट पढ़ने के बाद राजीव तो गुस्से से आग बबूला हो गए थे। वह फौरन ही तहखाने के अंदर आ गए थे और वहां आने के बाद फिर से उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। मुझे इतनी बुरी तरह से मारा था कि मैं लहूलुहान हो गई थी और उसके बाद उन्होंने मेरी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया था। वक्त इसी तरह से बीत गया था और फिर मुझे इस तहखाने में रहते रहते 15 साल हो गए थे। अपने बेटे और बेटी के साथ मैं खुश थी, मगर न जाने क्यों मुझे यहाँ से निकलने की फिक्र हमेशा सताती रहती थी। मेरी बड़ी बेटी पिंकी अब धीरे धीरे जवान दिखनी शुरू हो गई थी। मेरे इन दोनों बच्चों ने तो बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं था, मगर मैंने नोटिस किया था कि मेरे सौतेले पिता, जो कि एक हैवान थे, वह अब मेरी बेटी पर भी अपनी गंदी नज़र डालने लगे थे, जो कि मेरी बेटी होने के साथ साथ उनकी खुद की भी बेटी थी, उनका ही खून थी। इस बात को तो मैं बहुत अच्छी तरह से भांप गई थी और अब मैंने ठान लिया था कि जो चाहे हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है वो मैं अपनी बेटी को नहीं देना चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक मेरे ऊपर
पानी की कुछ बूंदें आईं। मैंने सर उठाकर देखा तो ऊपर की छत से पानी नीचे टपक रहा था। यह देखकर मुझे एक आइडिया आया था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि जगह कच्ची है। मैंने जल्दी से कोई नुकीली चीज ली और उस जगह पर छेद करना शुरू कर दिया। उस जगह को कुरेदते कुरेदते वहां पर छेद होने लगा था। मेरे पास जो टॉर्च थी, उस टॉर्च को मैंने उस छेद में डाला और वहां से रोशनी डालना शुरू कर दिया, ताकि कोई इस परेशानी को देखकर मुझे बचाने के लिए आ जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि यह जगह गार्डन की तरफ की जगह है। उस समय सड़क से कोई आदमी गुजर रहा था। यह रात का समय था जब उसने हमारे घर की तरफ देखा और उसे लगा कि तहखाने से कोई रोशनी ब्लिंक कर रही है। उसने घर का दरवाज़ा बजाया था और इस बार फिर से मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था, क्योंकि जब उस आदमी ने दरवाज़ा बजाया था तो दरवाज़ा खोलने वाला इंसान मेरे सौतेले पिता ही थे। राजीव जब बाहर आए तो उस आदमी ने राजीव को बता दिया था कि आपके तहखाने से कोई लाइट ब्लिंक कर रहा है। यह बात सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि यह काम करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। राजीव इस समय नीचे आ गए थे और उन्होंने फिर से मुझे बुरी तरह से मारा था, क्योंकि इस बार भी मैंने यहाँ से निकलने के लिए जो कोशिश की थी उससे राजीव फंस सकते थे, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन इस समय मैं प्रेग्नेंट थी, ये तो मैं भी नहीं जानती थी, क्योंकि जब राजीव ने मुझे मारा था तो पिटाई की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था, और जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो तब मुझे ये पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये जिंदगी मुझे बहुत बुरी लगती थी, इसलिए मैं दिन रात रोती रहती थी। मेरे बच्चे जब अपने पिता के हाथों से मुझे पिटता हुआ देखते थे तो वह बहुत डर जाया करते थे और रोने लग जाते थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब जब उनके पिता आते थे वह सहम कर रह जाते थे कि कहीं उनके पिता उन पर हाथ ना उठाएं। मेरे बच्चे हमेशा सवाल किया करते थे कि आखिर उनके पिता कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, और यहाँ आते हैं तो मुझ पर हाथ क्यों उठाते हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों करते हैं, जबकि मैं उनकी नज़रों के सामने हमेशा रहती हूँ। एक दिन तंग आकर मैंने अपने बच्चों को उनके पिता की पूरी हकीकत के बारे में बता दिया था कि वह उनके पिता होने के साथ साथ मेरे सौतेले पिता भी हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बंद करके रखा हुआ है। इस दुनिया के बाहर भी एक और दुनिया है जहाँ रोशनी भी होती है और अंधेरा भी होता है, और उनके जैसे ही बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। मेरे बच्चे तो मेरी पूरी कहानी सुनकर चौंक गए थे। उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वह बचपन से ही यहाँ पर रह रहे थे, इसलिए उनको यह सब सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी। मैंने अपने बच्चों को बोल दिया था कि मैं इस इंसान से तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर मेरे बच्चे बुरी तरह से डर गए थे। अगले दिन जब राजीव तहखाने में आए और बच्चों ने उन्हें सब कुछ बता दिया तो राजीव को बहुत गुस्सा आया था कि मैंने बच्चों को हकीकत क्यों बता दी थी। उनको बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने फिर से मुझे बुरी तरह से मारा था। इस बार तो उनके हाथ में जो कुछ भी आ रहा था वह उसी से मुझ पर वार कर रहे थे। मेरी जान भी जा सकती थी, मगर उन्हें तो किसी बात की कोई परवाह ही नहीं थी। मैं दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी हालत खराब हो रही थी। इस दौरान मुझे सबसे ज़्यादा याद अगर किसी की आती थी तो वह विहान था। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं विहान से आखिरी बार मिली थी तो हमने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया था। मैं सोच रही थी कि मेरी तरह वह भी मुझे याद करता होगा, मुझे तलाश करता होगा। लेकिन अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, न जाने वो कहाँ होगा, और अब तो उसकी शादी भी हो गई होगी। मेरी तरह उसके भी बच्चे हो गए होंगे। फिलहाल फिर से वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था, मगर इस दौरान मेरी बेटी को एक बड़ी बीमारी लग गई थी। उसे अस्थमा का अटैक आ जाता था। राजीव भी उन दिनों बहुत परेशान चल रहे थे, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी। उनके पास सारे फंड्स भी खत्म हो गए थे। उनके ऊपर बैंक का भी लोन था, इसलिए उन्हें इस घर को खाली करना था। और वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने ये घर खाली कर दिया तो उनका सारा काला सच दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि जो भी नया परिवार उनके घर में रहने के लिए आएगा वो लोग कभी ना कभी तो मुझे और मेरे बच्चों को देख ही लेंगे। राजीव इन दिनों बहुत परेशान चल रहे थे, मगर उनकी चालाकी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे, इसलिए उन्होंने हमें रास्ते से हटाने का फैसला किया था। वो हम लोगों की जान लेना चाहते थे। हमें मारने के लिए उन्होंने एक नई चाल चली थी। वह अपनी गाड़ी को एग्जॉस्ट फैन के पास ले आए थे और उन्होंने अपनी गाड़ी का धुआं तहखाने में छोड़ना शुरू कर दिया था,
ताकि यह धुआं इस तहखाने में फैल जाए और दम घुटने से हम सबकी मौत हो जाए। लेकिन मेरा सबसे छोटा बेटा, जिसकी परवरिश मेरी माँ ने की थी और वह इन लोगों के साथ ही रहता था, वह इस समय मौके पर वहां आ गया था, जिस वजह से राजीव का यह प्लान बुरी तरह से चौपट हो गया था। वक्त फिर से इसी तरह बिता रहा था। फिर मुझे इस तहखाने में रहते हुए लगभग 24 साल गुजर गए थे और इन 24 सालों में मैंने ना तो सुबह देखी थी और ना ही शाम, न मैंने सूरज देखा था और ना ही चांद। अगर मैंने कुछ देखा था तो वह थी इस तहखाने की चार दीवारी। एक दिन फिर से मेरी बेटी को अस्थमा का अटैक आ गया था और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं बहुत परेशान थी, उसको अपने सीने से लगाए बैठी हुई थी जब राजीव भी वहां पर आ गए। मैंने राजीव के आगे हाथ जोड़कर कहा था कि प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, उसे अस्पताल लेकर चलना होगा, उसे इलाज की बहुत जरूरत है। अगर उसे इलाज ना मिल सका तो वह अपनी जान की बाजी हार जाएगी। लेकिन राजीव तो चाहते ही यही थे कि हम लोग मर जाएं। राजीव भला कैसे मेरी बेटी को बचा सकते थे? उनका कहना यही था कि अगर उसका इलाज अस्पताल में होगा तो तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा और मैं किसी भी हाल में तुम में से किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं निकालना चाहता। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। लेकिन मेरी बेटी तकलीफ से तड़प रही थी और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी। राजीव उसके करीब जाकर बैठ गए तो उसे बड़ी घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी की कंडीशन बिल्कुल मरने वाली हो गई थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी और राजीव से हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैंने सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा, प्लीज मेरी बेटी का इलाज करवा दीजिए, उसे बचा लीजिए। शायद राजीव को भी अब ऐसा ही लगने लगा था कि मेरी बेटी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, इसलिए उनके दिल में रहम आ गया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ तुम और तुम्हारी बेटी ही यहाँ से बाहर निकल सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं। मैं इस बात पर भी राजी हो गई थी, क्योंकि मुझे इस समय अपनी बेटी का जैसे तैसे इलाज करवाना था, उसकी जान को बचाना था। मैं अपनी बेटी को उठाकर तहखाने से निकल आई थी और अब पूरे 24 साल बाद मैंने बाहर की दुनिया को देखा था। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी बेटी को लेकर राजीव के साथ अस्पताल चली गई थी। अस्पताल में नर्स ने मुझे रिसेप्शन पर रोक लिया था और उसने मुझे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया था। अभी राजीव अस्पताल की बाकी और फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे और मैं फॉर्म पर साइन करने के लिए जा रही थी। तभी मुझे एक आइडिया आया। पास ही रिसेप्शन के काउंटर पर एक पानी का भरा हुआ गिलास रखा था। मैंने उस पर हाथ मारा तो फॉर्म पूरी तरह से भीग गया था। मैंने राजीव से कहा कि राजीव, यह फॉर्मेलिटी मैं पूरी करती हूँ, फॉर्म पर पानी गिर गया है, दूसरा फॉर्म लेकर आ जाइए। राजीव दूसरा फॉर्म लेने के लिए चले गए थे। इतनी ही देर में मैं लड़खड़ाती हुई जैसे तैसे डॉक्टर तक पहुंची थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया था। मैं झट से डॉक्टर के गले लग गई थी, जबकि उसके केबिन में कुछ पेशेंट भी बैठे हुए थे। डॉक्टर भी मुझे देखकर घबरा गई थी कि मैं बिना परमिशन उसके केबिन में कैसे घुस आई और इस तरह उसे गले क्यों लगा लिया। मैंने रोते हुए डॉक्टर से कहा था कि प्लीज डॉक्टर, मुझे बचा लीजिए। मैं उनको अभी कुछ बताने की कोशिश ही कर रही थी कि इतनी ही देर में राजीव मुझे ढूंढते हुए डॉक्टर के केबिन तक आ गए थे और उन्होंने मुझे डॉक्टर के गले लगे हुए देख लिया था। राजीव मुझे वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं इतने सारे लोगों के सामने राजीव की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। वहां पर शोर शराबा हो गया था। मैं जोर जोर से रो रही थी। मेरे शोर शराबे से वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर और वहां के गार्ड्स भी आ गए थे। मैंने उन लोगों के सामने अपने पिता की पूरी हकीकत को बयां कर दिया था। राजीव ने जब यह देखा कि मैं उनकी सच्चाई वहां पर बैठे हुए लोग, पुलिस गार्ड्स और डॉक्टर को बता चुकी हूं, तो राजीव वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। जब वहां की पुलिस ने उन्हें झट से पकड़ लिया और फिर पुलिस ने जब राजीव पर सख्ती की तो मजबूरन राजीव को भी अपना सारा सच पुलिस को बताना पड़ गया था। और इस तरह मैं बचाने में कामयाब रही, क्योंकि मैंने वहां पर बैठे हुए लोगों को अपने पिता की हकीकत के बारे में बता दिया था कि इस इंसान ने किस तरह मुझे पिछले 24 सालों से घर के तहखाने में बंद करके रखा है। मैंने पुलिस को बता दिया था कि अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो वहां पर मेरा एक बेटा अभी भी मौजूद है। पुलिस वालों ने राजीव को अरेस्ट कर लिया था। मेरी बेटी का ट्रीटमेंट भी अस्पताल वालों ने शुरू कर दिया था और इधर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। जब तहखाने में देखा गया तो वहां से मेरा बेटा बरामद हुआ था और यह सारी सच्चाई
दुनिया वालों के सामने खुलकर आ गई थी। माँ को भी पता चल गया था कि उनके पति ने उनकी बेटी के साथ क्या क्या किया है। मेरा बेटा जब उसे तहखाने से बाहर निकाला तो उसको एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार वो खुले आसमान के सामने आया था, और मेरी बेटी भी। मेरी माँ हम लोगों से मिलकर बहुत रोई थी। वह ये बात नहीं जानती थी कि उनके पति ही उनकी बेटी के साथ यह सब कुछ कर सकते हैं। मेरा सौतेला भाई और सौतेली बहन दोनों को ही इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था कि उनके पिता कितना घटिया इंसान था। जब उन लोगों ने मुझे और मेरे बच्चों को देखा था तो वह पूरी तरह से शॉक्ड रह गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, और जुल्म करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका पति है। मैं यहाँ से आज़ाद तो हो गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में जो यादें थीं वह आज भी मेरे दिलो दिमाग में अपना घर करके रह गई थीं। मैं कुछ भी अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। इन सारी यादों से निकल पाना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं है। मैंने जो कुछ भी सहा वह अभी तक मुझे याद आता है। विहान जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, मेरी मोहब्बत के खातिर उसने अभी तक शादी नहीं की थी, और वह अभी भी मेरी तलाश करने के लिए मेरे घर पर आता रहता था। जब मैं आज़ाद हो गई तो वह मुझसे मिलने के लिए आया था। इतने सालों के बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसे भी मेरे साथ हुए हादसे के बारे में अब सब कुछ पता चल गया था। वह बहुत अफसोस जताने लगा था। उसने मुझे जिंदगी की तरफ दोबारा लौटने के लिए कहा था। उसने अभी भी शादी नहीं की थी, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता था, और उसे हमेशा यही उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मैं उसके सामने जरूर आऊंगी, और जब तक वह मुझे नहीं देख लेता और मेरे मुंह से नहीं सुन लेता कि मैं किसी और की हो गई हूँ, तब तक वह यकीन नहीं करता। उसने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे और मेरे बच्चों को संभाला, मुझे जिंदगी जीने का मतलब दोबारा से सिखाया था। वह मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था, भले ही इतनी उम्र गुजरने के बाद ही सही, मगर मुझे विहान ने एक्सेप्ट कर लिया था। यह मेरी सच्ची कहानी है। मुझे भी पूरे 24 साल बाद आज़ादी मिली थी, इसलिए मैं अपनी आज़ादी का जश्न कभी कभी मना लेती हूँ। आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तो मैं विहान की पत्नी हूँ। वह मेरे बच्चों की मेरे साथ मिलकर परवरिश कर रहा है, मगर क्या जो मेरे सौतेले पिता ने मेरे साथ किया वह सही था, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।